हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हमारे आपके यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज हम NCF 2005 के बारे में आपसे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। स्पेशली एमपी में जो एग्ज़ाम आयोजित होते हैं टीचिंग के, और इसके साथ ही साथ जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम टीचिंग से रिलेटेड आयोजित होते हैं, उनमें ये चैप्टर पूछा जाता है और इससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। इसलिए इस टॉपिक में बहुत ध्यान से आप बने रहें और कंप्लीट हम एकदम डिस्कशन करेंगे और आप भी जो है तो समझने की कोशिश करें। तो NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। साथियों, आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और स्पेशली ये CTET, MP टेट, UP टेट और जितने भी टेट्स एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन KBS, NBS, उन सभी में इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये स्पेशली टीचर्स के लिए होता है और उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि टीचर बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, टीचर के अंदर क्या समझदारी होनी चाहिए, बच्चों को देख करके वो कैसे समझ पाएँ। NCF स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक चैप्टर में आपसे ये पूछा था, जिसमें हमने डिसऑर्डर से रिलेटेड आपको टॉपिक बताया था। उसमें क्वेश्चन ये था कि डिसकैलकुलिया किस प्रकार का किस प्रकार का डिसऑर्डर है, रीडिंग है या लर्निंग है, काउंटिंग है। तो इसका राइट आंसर आया था फ्रेंड्स, काउंटिंग डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? काउंटिंग डिसऑर्डर है, जिसको हम गणना विकार भी कह सकते हैं। ठीक है ना, काउंटिंग डिसऑर्डर है। बहुत सारे साथियों ने इसका आंसर कमेंट करके दिया था, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टार्ट करते हैं NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हालांकि इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP भी 2019 में आ चुकी है, उसके बारे में भी हम किसी न किसी टॉपिक में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल NCF के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। साथियों, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसमें हमारा MP से रिलेटेड और साथ ही साथ में टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे ही वीडियो टॉपिक के साथ आपको देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था साथियों, और ये स्पेशली बच्चों के ऊपर फोकस किया गया था कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करना, मतलब करके सीखने पर बल देना है, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से जब खुद भी कुछ काम करते हैं तो उसको सीख भी पाते हैं, और वो एक सिर्फ खाली डब्बा नहीं है कि बस बैठे रहें और जो आप चाहें तो उसमें भर दें। तो लर्निंग बाय डूइंग पर इन्होंने फोकस किया है। NCF के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो प्रोफेसर यशपाल साहब थे। कई बार ये एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम आप बताइए, तो उनका नाम हो जाता है प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 के जो साथियों निर्देशक रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, वो रहे हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार। तो एक नंबर का ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए दोनों नाम ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनको आप जरूर अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेटअप कर लें। NCF 2005 की उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें तो जो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुवर के नाम से भी जानते हैं, और आपको ये भी याद होगा कि इनको गीतांजलि, इनकी जो पाठकथा थी, इनके नाम पे इनको नोबेल प्राइज़, भारत में पहली बार नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले व्यक्ति यही थे, रविंद्र कुमार या रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। तो इनकी जो बुक है, एक निबंध है सभ्यता व प्रगति, उसके अकॉर्डिंग ही NCF की उत्पत्ति हुई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की उत्पत्ति हुई है। तो कभी ये पूछता है क्वेश्चन तो आप इसको जरूर बताएंगे। 2005 के सभी रूपरेखा में 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं शामिल की गई हैं, उन भाषाओं को सभी को प्रायोरिटी दी गई है, और ये बताया गया है कि बच्चों को उनकी खुद की लैंग्वेज में, मातृभाषा में ही एजुकेशन आपको देना है। ऑब्जेक्ट इसका जो था कि बच्चों का सर्वांगीण होल डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है। उन्हें सिर्फ स्कूली शिक्षा भर नहीं देना है, बल्कि उनका पूरा डेवलपमेंट ओवरऑल करना है। 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन पे बल दिया गया है NCF 2005 में, क्योंकि जब सतत मूल्यांकन होता है बच्चों का तो उनका मन भी लगा रहता है और वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखने की भी कोशिश करते हैं। नवीन सोच, तर्क क्षमता, रीजनिंग, चिंतन, ये सारी चीज़ें विकसित करना है NCF 2005 के अकॉर्डिंग। मतलब बच्चों में सोचने की क्षमता, रीजनिंग की, तर्क शक्ति की क्षमता, चिंतन की क्षमता, नए नए थॉट्स उनके मन में आए, ये सारी चीज़ें फोकस किया गया है, इसलिए इसी पे फोकस पूरा NCF 2005 का रहा है। प्रिंसिपल की यदि हम बात करें तो मेन 5 सिद्धांत दिए गए हैं साथियों। 5 की गोल्स द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये पाँचों सिद्धांत हैं, इनको मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ हिंदी में।
पहला है कि ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना है। जो नॉलेज है बच्चों का, जो पहले से उनके पास नॉलेज है, उसको जो है तो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जोड़ना है, वातावरण से जोड़ना है, ताकि वो बाहरी वातावरण से जब अपने नॉलेज को कोरिलेट करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं और उनको सीखने में आसानी भी होती है। रोट लर्निंग जो है, रटने पर फोकस नहीं करना है, रोट लर्निंग को ख़त्म करना है। मैक्सिमम बच्चों की आदत ये होती रहती थी कि जो भी शिक्षा वो पाते हैं उसको सीधे रट करके एग्ज़ाम में लिख करके चले आते हैं, वो एक्चुअल में जीवन में काम नहीं आ पाती है। इसलिए रोट लर्निंग को जो है तो ख़त्म करना है, ये 2005 का मेन ऑब्जेक्ट रहा है। शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो। इट मीन्स कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो सिर्फ हमको बुक बस से नहीं देना है, बच्चों के बाहरी नॉलेज से भी जोड़ना है, बाहरी ज्ञान से भी उनको जोड़ना है, ताकि सिर्फ बुक भर में वो सीमित ना रहे, बल्कि बाहर के नॉलेज से भी वो अपने आप को एक्टिवेट करें। कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बन जाए, इसको आसान बना जाए। ऐसा मान ले कि ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, या किसी भी स्कूल में जो पाठ्यक्रम चलता है तो ऐसा उसको डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वो बच्चों को आसानी से लगे, आसान लगे, बच्चे उसको अपने प्रीवियस नॉलेज से जोड़ पाएँ, बच्चे अपने उसके आसपास के पड़ोस से जोड़ पाएँ और उसको सीखने में उनको बर्डन नहीं लगे, दिक्कत नहीं हो, ये सारी चीज़ें उनमें होना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। जो नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, जो भी राष्ट्रीय महत्व के बिंदु हैं, देश की शिक्षा है, देशभक्ति है, उसके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए, उसको जगाने के लिए ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए ताकि उनको अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो। तो जो मेन प्रिंसिपल है साथियों, इट मीन्स कि जो नॉलेज है उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, सीधा सीधा सा वन लाइनर आप समझ लें। रटने की प्रक्रिया को ख़त्म किया जाए, रोट लर्निंग बिल्कुल एंड किया जाए। जो एजुकेशन है वो सिर्फ पाठ्यक्रम पर बेस्ड ना हो, बाकी वो जीवन से भी रिलेटेड हो। कक्षा कक्ष की गतिविधियों को बढ़ाया जाए, बाहर से भी उसको जोड़ा जाए, लचीला बनाया जाए, और नेशनल इंपॉर्टेंस की जो बिंदु है, देशभक्ति की भावना है, उनको भी उसमें जोड़ा जाए। एनसीएफ का जो मेन सूत्र था फ्रेंड्स, वो था बिना भार के अध्ययन। इट मीन्स बच्चों में लोड नहीं देना है, बच्चों को लोड नहीं देना है, परेशान नहीं करना है, उनको ऐसी शिक्षा से हमको जोड़ना है जिससे वो लर्निंग विदाउट बर्डन करें। इट मीन्स कि बिना बोझ के शिक्षा को ग्रहण करें। अभी तक के जो प्रणालियाँ चली आ रही थी उसमें ये बताया जा रहा था 2005 से पहले कि एक टीचर है, वो आएगा, अपना भाषण देगा और बच्चों को जो जो बताना है वो बता करके चला जाएगा। उससे होता क्या था कि बच्चे सीख नहीं पाते थे और उनको एक बर्डन सा दिमाग में बना रहता था। इसलिए जो एनसीएफ 2005 का जो सुझाव आया रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और संस्कृति के निबंध से, उसमें ये बताया गया कि भाई बच्चे हैं, बच्चों को प्यार से आप ट्रीट करिए, उनको समझा बुझा करके पढ़ाने की कोशिश करिए, उनको बर्डन मत दीजिए, उनको आसानी से सीखने के ऊपर फोकस करिए। तो ये मेन एनसीएफ 2005 का सूत्र रहा। एनसीएफ 2005 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम ये देख सकते हैं, जैसे भी हमने आपसे ऊपर अभी सिद्धांत देखे वैसे ये पॉइंट्स भी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है कि रोट लर्निंग से बच्चों को बिल्कुल मुक्त करना है। इट मीन्स कि बच्चों को रोट लर्निंग से बिल्कुल मुक्त करना है, उनको जो है चहुमुखी नहीं है, चहुमुखी विकास करना है। चारों ओर हर फील्ड में वो जो है तो एक्टिव रहें, सीखें, आगे बढ़ें, ताकि उनको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, है ना। तो विद्यार्थियों को प्रमुख रूप से रोट लर्निंग से दूर करना है, उसमें रोट लर्निंग को फोकस नहीं करना है, रटने की प्रवृत्ति से उनको दूर करना है। शिक्षा बिल्कुल बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित इट मीन्स जो है तो जो शिक्षा है, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, ना कि टीचर के हिसाब से, ना कि स्कूल के हिसाब से, ठीक है ना। शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एमएचआरडी के पहल पर प्रोफेसर एस पाल जी की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी और जिसमें ये सारे निर्णय जो है तो शामिल किए गए और सारे निर्णय जो है तो लिए गए थे ताकि बच्चों को आने वाले समय में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, वो बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को सीख पाएँ और बिना लोड के सीख पाएँ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया था, एक सुधारात्मक कदम था। इट मीन्स जो एनसीईआरटी है है ना, एनसीईआरटी ने ही एनसीएफ 2005 को लाया और जो उन्होंने देखा कि भाई बच्चों के ऊपर जो बर्डन पड़ता है, जो लोड पड़ता है, उस लोड को नहीं देना है, बल्कि उनको बिल्कुल आसानी से जो है तो पढ़ाई पर फोकस करवाना है।
एनसीईआरटी का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स कि नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड नहीं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का कार्य ही यही है कि वो टीचर्स को ट्रेंड करती है ताकि वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएं। फिर है कि बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, जो नॉलेज है उसको बाहरी ज्ञान से बिल्कुल जोड़ा जाए, अपने इन्वायरमेंट से, अपने आस पड़ोस से, समाज से, ताकि उन बच्चों को आसानी से पढ़ने में आसानी रहे, उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि जब बाहरी नॉलेज से बच्चे अपने ज्ञान को जोड़ते हैं तो उनको ये लगता है कि मैं ये चीज़ें पहले से ही जानता हूँ, और जब पहले से जानता हूँ तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वो और आसानी तरीके से सीख भी जाते हैं। 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने ही किया, जैसे हमने बताया कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसी ने जो है तो एनसीईआरटी ने ही 2005 एनसीएफ का निर्माण किया है और बच्चों के हिसाब से बनाया है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। अच्छा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल गया है फ्रेंड्स कि जो उनकी लैंग्वेज होगी वो उनकी खुद की मातृभाषा होगी, मदर टंग होगी। आप इसको जरूर समझ के रखें। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो एनसीएफ कहता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किस लैंग्वेज में दी जाएगी, तो उनकी जो मदर टंग होगी, मातृभाषा होगी, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, संथाली हो, है ना, बांग्ला हो, मराठी हो, कोई भी जो लैंग्वेज है उनकी मातृभाषा में उनको जो है तो प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। एनसीएफ 2005 के जो निर्देशक है वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार है। दोनों ही पॉइंट मैंने आपके से शुरू में ही बिल्कुल डिस्कस किए थे। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के जो निर्देशक है, डायरेक्टर वो कौन थे, या एनसीएफ 2005 के जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे। तो प्रोफेसर एस पाल प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, और जो निर्देशक रहे हो प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी थे। फिर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि तनाव मुक्त शिक्षा होना चाहिए। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, बच्चों को जब आप वातावरण में एजुकेशन देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोड देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, तनाव देते हैं, तो बच्चों को सीखने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो सीखने में अपनी असमर्थता जताते हैं। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात, इट मीन्स कि जो प्रीवियस नॉलेज है उनके पास, जो उनके पास नॉलेज पहले से है, जो चीज़ें उनको बच्चों को पता है, उससे यदि आप जो चीज़ें नहीं पता उनको सिखाएंगे तो आसानी होगी। मूर्त से अमूर्त, मतलब पहले आप चीज़ों को डायरेक्ट दिखाएं। जब आप डायरेक्ट दिखाएंगे तो आप उनको फिर एब्स्ट्रैक्ट भी दिखा सकते हैं, अमूर्त भी दिखा सकते हैं, ताकि वो समझ सके। भाई जो चीज़ सपोज करिए, जो चीज़ बच्चा पहले से जानता है उसके बाद आप दूसरी चीज़ सिखाएंगे तो वो तो आसानी से समझ पाएगा, लेकिन वो जानता ही नहीं है और आप डायरेक्ट बता रहे हैं तो उसको सीखने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एनसीईआरटी ने प्रीवियस नॉलेज पे फोकस किया है और ये बताया है कि जो चीज़ें बच्चा जानता है उससे आप रिलेट करके सिखाएं। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन शुरू में ही कर लेते हैं। उनको ये पता ही नहीं रहा होता कि भाई छोटी उम्र में बच्चों को खेलने कूदने की उम्र है, खेलते खेलते ही शिक्षा, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करनी है। लेकिन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अरे हमारा बच्चा पैदा होते ही वो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाए, बहुत ज़्यादा निपुण हो जाए, तो ऐसा नहीं है। इसलिए टीचर को भी ये हिदायत दी गई है, ये जानकारी दी गई है कि वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा निपुणता की आकांक्षा नहीं रखें। भाई बच्चे तो बच्चे ही हैं, अपने उम्र के अनुसार ही सीखेंगे। इसलिए पेरेंट्स के ऊपर भी ये बात लागू की गई है। फिर बालक को क्रिएटिव बनाने का पूरा मौका दें। बच्चा यदि कोई चीज़ क्रिएटिविटी करना चाहता है, कोई चीज़ सीखना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसको जो है तो आप सीखने का मौका दें। उसको बताएं कि भाई आप ये भी सीख सकते हो, ये भी सीख सकते हो, है ना। और जिसमें उसकी रुचि हो उसी तरफ उसको जाने के लिए फोकस करें। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि अपने मन मुताबिक उसको जो है तो फोकस कर देते हैं। तो ये कुछ 10-12 पॉइंट थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। सिद्धांत हमने 5 आपको बताए। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि भाई जो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये भी कैसे ज़रूरी है। फिर कुछ सुझाव भी फ्रेंड्स दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी 2005 के सुझाव दिए गए हैं। सुझाव में ये बताया गया है कि हमको बच्चों को ये सिखाने को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का विकास करना है। विकास करना इट मीन्स जो संवैधानिक मूल्य हैं, है ना, उनका भी बच्चों के अंदर विकास करना है, ताकि वो अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति नैतिक मूल्य रख सकें और कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे तरीके से पालन कर सकें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन पर आपको फोकस करना है। बच्चों का लगातार मूल्यांकन करना है, सतत मूल्यांकन करना है, व्यापक मूल्यांकन करना है, ताकि उनको उनकी कमियों को आप फाइंड करके रेमेडी भी कर सके, दूर भी कर सके, है ना।
तो आप जो है तो उनकी प्रॉब्लम्स को रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। जब आप उनकी समस्याओं को जानेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन लेंगे और समस्याओं को देखेंगे कि भाई इसको ये चीज़ नहीं बन रही है, तो आप उसमें फोकस कर पाएंगे और आपको आसानी होगी इस चीज़ को देखते हुए। फिर गेम्स को बहुत ही महत्व देना है। खेल खेल में बच्चे बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं। होता क्या है कि बच्चों को जो शिक्षा खेल खेल में प्राप्त होती है वो लॉन्ग टर्म चलती है। खेलते खेलते बच्चों को कब उस चीज़ का नॉलेज हो जाता है उनको खुद ही नहीं पता चलता है, लेकिन वो सीख जाते हैं। इसलिए खेल खेल में शिक्षा देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जीवन से जोड़ना है, ये जो शिक्षा है जीवन से जुड़ी हुई होना चाहिए। इट मीन्स कि जो चीज़ें बच्चे डेली वे में देख रहे हैं, डेली लाइफ में अपने वो देख रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, तो उन चीज़ों को यदि आप बताएंगे तो वो चीज़ें बच्चे अच्छे से सीखेंगे। लेकिन जो कभी उन्होंने नहीं देखा है, नहीं जाना है और उनको आप सिखा रहे हैं, तो उनको सीखने में बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ेगा। मुक्त वातावरण करके सीखना, फ्री इन्वायरमेंट बच्चों को देना है। आप ये ध्यान रखिए, बिल्कुल फ्री इन्वायरमेंट बच्चों को देना है ना। फ्री इन्वायरमेंट रहेगा तो अपने मन मुताबिक अच्छे से सीख पाएंगे, उनको लोड नहीं देना है। लर्निंग बाय डूइंग, जैसे जॉन डीवी साहब थे, जॉन डीवी साहब ने ये बताया था कि भाई बच्चा जो है तो जब खुद कुछ काम करता है और सीखता है तो वो लॉन्ग टर्म नॉलेज रहता है, वो हमेशा के लिए हो जाता है ना। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने ये भी कहा था कि भाई बच्चे का जो मेन काम है वो उसका हाथ है, जो सीखता है उसका हाथ है, तो सीखने का प्रमुख काम वो अपने हाथ से करता है। इसलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने इन बिंदुओं पर फोकस किया है। साथ ही साथ में जो टीचर हैं, टीचरों को 6 महीने में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है। जब टीचर ट्रेंड होंगे, जितना ज़्यादा टीचर ट्रेंड होंगे उतना ही ज़्यादा वो पोलाइटली जो है तो बच्चों को सिखाने में मदद कर पाएंगे। बच्चों को सिखाने के साथ ही साथ में अपने नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। भाई एक जो टीचर ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है तो उसको कैसे पता रहेगा कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उससे दुलार करना है, कैसे प्यार करना है, कैसे उसको समझाना है। ये सारी चीज़ें जो है तो टीचर को भी सिखाई जाती है। जो शिक्षा है बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रेन लेवल, है ना, लेवल जो होना चाहिए वो शिक्षा का जो लेवल होना चाहिए बच्चों के स्तर का होना चाहिए। भाई एक शिक्षक जो है, यदि शिक्षक को बच्चे का इकोनॉमिक, सोशल, है ना, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से सारी चीज़ें यदि उसको बैकग्राउंड मालूम है तो टीचर बहुत अच्छे तरीके से उसको डील कर पाएगा और अच्छे से सिखा पाएगा। लेकिन यदि यही चीज़ें यदि टीचर को नहीं मालूम होगी तो उसको सिखाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो मोटी मोटी किताबें होती हैं, पहले बर्डन लाद दिया जाता था, बैग भर दिया जाता था, इतना ज़्यादा झोला बच्चों का बैग भर दिया जाता था कि उसको ले आने में ही उनकी हालत खस्ता हो जाती थी। तो मोटी मोटी किताबों से भी निजात दिलाना है, ऐसी किताबों से छुटकारा देना है। जो शिक्षा है रोजगार परक होनी चाहिए। इट मीन्स कि भविष्य में वो जो है तो एम्प्लॉयमेंट के काम में जो है तो एम्प्लॉय बन सके, रोजगार पा सकें, और यदि खुद का रोजगार करने के लायक शिक्षा है तो उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, है ना। बच्चों को संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी आदि सिखाना चाहिए। भाई छोटे बच्चों से ही तो ये सब चीज़ें डेवलप, जब आप छोटी उम्र में ही, ये शिक्षक का दायित्व होता है कि बच्चों को संगीत में भी इंटरेस्ट रखे, चित्रकला भी करे, नृत्य भी करे, एनसीसी करे, और भी जो इस तरह की विधाएँ होती है, एनएसएस है, इन सब चीज़ों में उनको फोकस करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बच्चे कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो सिर्फ वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, बल्कि उनका पूरा वातावरण भी उनके साथ इन्वॉल्व होता है, और उनके अंदर जो हेजिटेशन होता है, जो डर होता है, जो तनाव होता है, ये सारी चीज़ें उसके मन से दूर होती जाती हैं। इसलिए बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, डीमोटिवेट कभी भी बच्चों को नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चे ही हैं, बच्चे सीखेंगे, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। और इसीलिए जॉन डीवी और डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ऐसे साइकोलॉजिस्टों ने इस बात पे फोकस किया कि भाई लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, करके सीखने पर बल देना चाहिए। जो क्लास 5 है, 8 है, 11 है, इनमें बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए। देखिए होता है क्या कि पहले ज़्यादातर इनमें बोर्ड एग्जाम पे फोकस किया जाता था, लेकिन अब ये कर दिया गया था, ये सुझाव दिया गया था एनसीएफ 2005 के द्वारा कि भाई जो बोर्ड है इनको नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी क्लास में, स्पेशली 5, 8 और 11 को, ठीक है ना। पुरस्कार एवं दंड वर्जित होना चाहिए। भाई बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, या बहुत ज़्यादा रिवार्ड भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा पनिशमेंट करते हैं बच्चों को तो वो आदी हो जाता है, और जब तक आदी हो जाता है उसके बाद वो पढ़ाई में उसका फोकस नहीं रहता है।
यदि बहुत ज़्यादा बार बार रिवार्ड दे रहे हैं तब भी वो इस चीज़ का आदी हो जाता है, इस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है कि जब आप उसको रिवार्ड देंगे तभी वो पढ़ेगा, अन्यथा वो पढ़ेगा नहीं। इसलिए टीचर का ये काम होना चाहिए कि दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके रखे, ना तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे, ना ही बहुत ज़्यादा रिवार्ड दे, बल्कि दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करके रखे ताकि वो उन चीज़ों को आसानी से सीख पाए। साथियों, इसके साथ ही साथ में जो नॉलेज है मातृभाषा जो मदर टंग है उसके साथ अंग्रेजी भाषा को भी पढ़ाना चाहिए। देखिए, हम आप जानते हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश को भी जो है तो पढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जब जानेंगे बच्चे तभी तो इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हिंदी के साथ साथ हिंदी जैसे जो भारत जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पर हिंदी, और जो बाकी अदर स्टेट्स हैं जहाँ पर जो मातृभाषा चलती है उसके साथ साथ इंग्लिश में भी नॉलेज देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जब बच्चों को जो चीज़ें पहले से पता हुई हैं और टीचर उसी से रिलेट करके, उसी से को रिलेट करके नया ज्ञान देता है तो बच्चों को आसानी होती है उन चीज़ों को सीखने में, क्योंकि देखिए प्रीवियस नॉलेज तो उसके पास है भाई, वो तो जानता है। तो जब वो जानता है, अब यदि वो 2 लाइनें बनाने ऐसे जानता है तो तीसरी लाइन बनाएगा तो आसानी से वो बना लेगा। फिर आप इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे भाई ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है तो उससे जो है तो स्लैंटिंग लाइन और स्ट्रेट लाइन बनाते तो बनता था। अब इन तीनों लाइनों को उसने क्या किया कि जोड़ दिया है तो एक ट्राइंगल बन गया है, और इसको आप इंट्रोड्यूस कर देंगे भाई ट्राइंगल है, त्रिकोण है। तो बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से यदि आप जोड़ करके कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो उनको सीखने में बहुत आसानी होती है और उनको दिक्कतों का उतना ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है जो आप डायरेक्ट लर्निंग करवाते हैं। साथ ही साथ में साथियों, परीक्षा का डर जो है तो बच्चों से दूर करना चाहिए। भाई होता क्या है कि परीक्षा का मतलब ही होता है दूसरों की इच्छा। परीक्षा का मतलब ही होता है दूसरों की इच्छा, जो दूसरों की इच्छा से हो वही तो परीक्षा है। तो होता ये है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों जैसे ही परीक्षा का नाम आता है तो वो डर जाते हैं। हम आप भी अपने जीवन में परीक्षा का नाम सुनने पर डरे होंगे, हालांकि सबने दिया, सबने पास किया, सबने चीज़ें अच्छी की, लेकिन जो परीक्षा है, परीक्षा के भय को, डर को दूर करने के लिए टीचर को ये दायित्व होता है, माता पिता का ये दायित्व होता है कि उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको ये बताना चाहिए वही परीक्षा ही है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है वही चीज़ें आपको जाके वहाँ रिप्रेजेंट करनी है, वही चीज़ें आपको वहाँ से बतानी है। देखिए, मोटिवेशंस फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो न सिर्फ आप उसको मोटिवेट करते हैं बल्कि आप खुद भी मोटिवेट होते हैं। आप जब खुद मोटिवेट होंगे तभी तो आप उसको मोटिवेट कर पाएंगे। जब आप खुद ही नहीं मोटिवेट होंगे तो दूसरे को कैसे आप सिखा पाएंगे, है ना। इसलिए हमको खुद से भी अपने मन से डर निकाल देना चाहिए। और एनसीएफ के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने आपसे पूरी चर्चा की, और ये एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। स्पेशली जो एनसीएफ ने फोकस किया वो लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया है, करके सीखने पर फोकस किया, 2005 में दिया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल साहब थे और निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ऑब्जेक्ट ये है नवीन सोच, तर्क क्षमता, रीजनिंग एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें बच्चों में विकसित करना है। सूत्र है कि लर्निंग विदाउट बर्डन है, बिना बोझ के सीखना है, ठीक है। बहुत सारे सुझाव भी रहे बच्चों को कि भाई बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से ज्ञान देना चाहिए, मातृभाषा में देना चाहिए, पुरस्कार एवं दंड से वर्जित करना चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स एनसीएफ से अक्सर ही आपके सी टेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, ये जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं, इवन केबीएस, एनबीएस, उन सभी में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर इससे आता है। इसलिए आप इनको जरूर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें और अपने माइंड में सेट कर लें। जब आप 1 बार 2 बार वीडियो को देखेंगे तो अपने आप ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगी। चलिए बिना देरी के आज के प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न ये है कि एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अध्यक्ष कौन थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। जिन साथियों ने, जिन फ्रेंड्स ने, जिन बच्चों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझा तो इसका आंसर भी वो कर पाएंगे और निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र होंगे जब वो आंसर कमेंट करके देंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन करना नहीं भूलें। आप फेसबुक हमारा फन लर्निंग के नाम से पेज है, अनूप कुमार 11 इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं। और आप जैसा जानते हैं कि टेलीग्राम का चैनल इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो सारी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको समय समय पर भेजते रहते, तो आप वहाँ पर जा करके पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीएफ टीचिंग एग्जाम्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद एनईपी आया है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, ठीक है, 2019। इसके पहले आया था आरटीई राइट
टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन और फिर राइट टू एजुकेशन एक और सुधार करके आए थे 2009 में। इनके बारे में भी हम साथियों वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जितना भी 30 नंबर का पोर्शन किसी भी एग्जाम में रहता है, वो 30 नंबर में से आप यदि हमारे वीडियोस को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो 25-26 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। इवन आप अच्छे से और देखेंगे तो आपके 30 के 30 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में हम बहुत जल्दी आपने EVS, हिंदी और भी जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उन पे भी हम वीडियोस लेकर के आएंगे, जो कि न सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे, बाकी अन्य एग्जाम में भी आपको मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ में यदि आप चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अपने दोस्तों को, साथियों को, परिवार में, रिलेशन में आप इसको शेयर जरूर करें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमको जरूर ड्रॉप करें, और जो भी सजेशन आपको देना है वो हमको दें ताकि हम उसमें और भी इम्प्लीमेंट कर सकें। लाइक करना आपका प्रथम कर्तव्य है। जब आप किसी की मेहनत को देखते हैं तो ये लाइक आपका बनना ही चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने और एक महत्वपूर्ण वीडियो में, अपने अगले पार्ट में। बी ऑलवेज पॉजिटिव। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू।